दोस्तों हमारे YouTube चैनल शौर्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम आपको यूपी पुलिस रीजनिंग हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 कराने जा रहे हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट करके आपको यूपी पुलिस री एग्जाम में काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों आपको क्या बताना है? आपको समास बताना है कि भरपेट में कौन सा समास होगा। तो बताइए दोस्तों भरपेट में कौन सा समास होगा। तो दोस्तों देखिए, समास आंसर देखने से पहले और कुछ देख लेते हैं। देखते हैं अवयवी भाव समास कौन से रहते हैं। तो जिनमें उपसर्ग लगा रहता है, एक तो उपसर्ग वाले पद, उपसर्ग पद और ये प्रथम पद। इनमें क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है और पूर्व पद छोटा होता है। ठीक है, याद रखेंगे। किंतु ज्यादा अर्थ देने वाला होता है वो, और समान अर्थ वाले दो शब्द या एक शब्द, समान अर्थ देने वाले 2 शब्द या 1 शब्द। और दोस्तों जैसे उदाहरण में क्या हो जाएगा? प्रतिदिन, प्रतिदिन। और दोस्तों आजन्म, आजन्म, आमरण, आजन्म, आमरण। और दोस्तों अनुरूप, प्रतिकूल। और दोस्तों एक हो जाएगा हाथों हाथ, हाथों हाथ। तो दोस्तों भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप अवयवी भाव समास हो जाएगा। तो दोस्तों और देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें क्या रहता है? दोनों पद प्रधान। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं। और इसके बीच में क्या आता है? योजक चिन्ह। इनके बीच में योजक चिन्ह भी आता है। और दोनों पदों के बीच में या अथवा लगाकर, इनके बीच में, दोनों पदों के बीच में या फिर अथवा लगाकर देखते हैं। जैसे इसमें क्या हो जाएगा? जैसे माता पिता, माता, माता पिता, भाई बहन, माता या पिता, भाई या बहन। ठीक है, सुख दुख, सुख या दुख। ठीक है दोस्तों, रोटी सब्जी, रोटी या सब्जी। ठीक है दोस्तों, जैसे अब मैंने ये तो या की बात हो गई। अब दोस्तों हम अथवा, मतलब माता या पिता, माता अथवा पिता, भाई अथवा बहन। अब दोस्तों जैसे भला बुरा भी इसमें आ जाता है, भला बुरा। और खाना, खरा खोटा। और अपना पराया, या तो भला होगा या बुरा होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में कौन कौन से उदाहरण आ जाएंगे? इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। दोस्तों इसके जो 6 पद होते हैं तत्पुरुष समास के। ठीक है। और दोस्तों बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पद अप्रधान और किसी तीसरे की तरफ ये इशारा करते हैं। ठीक है। और अगर और भी दे रखे हैं इसमें इस तरीके से, तो दोस्तों हम बहुव्रीहि को वरीयता देंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन बैठे बैठे यह बात मेरे ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? दोस्तों ये पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी, मुंशी इंशाअल्लाह खां, या दोस्तों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, या दोस्ती मुंशी सदा सुखलाल की। तो दोस्तों ये जो है ये मुंशी इंशाअल्लाह खां की ये कविता है, याद रखेंगे। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से क्रिया विशेषण अवयव चुनिए। तो दोस्तों कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, या अधिक मत बोलो, या दोस्तों राधा रात भर जागती रही। तो दोस्तों इसमें क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? राधा रात भर जागती रही, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन जीवनी है? कौन मतलब कौन सी जीवनी है ये? दोस्तों अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, या दोस्तों आवारा मसीहा, या दोस्तों नीड़ का निर्माण। तो दोस्तों ये जो है जीवनी, ये आवारा मसीहा एक जीवनी है। ठीक है, ये किसकी जीवनी है? ये प्रसिद्ध, जो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। किसकी जीवनी है ये है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ध्यान रखेंगे, चट्टोपाध्याय। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अच्छा ये बताएंगे अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र क्या है? ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रचित एक रेखा चित्र है। किसका? ये महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। दोस्तों याद रखेंगे अतीत के चलचित्र। और दोस्तों चिंतामणि, चिंतामणि क्या है? ये हिंदी का निबंधमात्मक, मतलब हिंदी का निबंध है। ये किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। ठीक है दोस्तों। अच्छा नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण बहुत फेमस है। किसने है? ये आत्मकथा है किसकी? हरिवंश राय बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन की। दोस्तों याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
प्रश्न 5 से 7 तक का उत्तर दीजिए। दोस्तों जो पहला ग्राफ आता है, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढकर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया, रुपया और परलोक की यात्रा की, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थी की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया। तो दोस्तों आप इस पैराग्राफ को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर देंगे। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मतलब उसी पैराग्राफ से गद्यांश जो है उसका उचित शीर्षक क्या होगा। तो दोस्तों बताएंगे आप क्या होगा। तो उसका उचित शीर्षक जो होगा धन और मनुष्यता, क्योंकि दोस्तों अभी तुमने ध्यान से पढ़ा है वो, ठीक है, क्या हो जाएगा, धन और मनुष्यता के बारे में उसका गद्यांश का उचित शीर्ष है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उसी गद्यांश से उपयुक्त गद्यांश जो हमने अभी गद्यांश पढ़ा है के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। तो दोस्तों बताइए किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। ऑप्शन ये रहे आपके सामने। तो दोस्तों ये जो पूजा होती है, ये जो मनुष्य है, अब जो धनोपार्जन एवं त्याग दोनों करते हैं दोस्तों, इनकी तो नहीं होती। अभी आपने पढ़ा है जो पैसों को कल्याणकारी कार्यों में लगाता है उसकी भी नहीं होती, जो मानवता की सेवा में लगा रहा है उसकी भी नहीं होती, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है दोस्तों उसकी पूजा होती है गद्यांश के अनुसार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम गद्यांश का। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। दोस्तों आप बताएंगे कि धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। धन से ज्यादा मानवता प्रबल है, या धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है, या धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है, या दोस्तों धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज्यादा अच्छा है। दोस्तों देखो धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता, ये दोस्तों आपने जब गद्यांश पढ़ा था तो तब आपको वहां पता चला होगा। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। शुद्ध शब्द छांटना है दोस्तों हमें इसमें, अभ्यस्त है या अभियस्त है, या दोस्तों अभ्यस्त है या दोस्तों अभियस्त है। तो दोस्तों इसमें जो हो जाएगा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ये अब अभ्यस्त। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। दोस्तों ये बताएंगे कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। पैगंबर नहीं है, बेगम नहीं है दोस्तों, चेचक नहीं है दोस्तों, बारूद नहीं है। दोस्तों इसमें जो है पैगंबर शब्द जो ये तुर्की भाषा का नहीं है। बाकी और जो ये तीनों शब्द हैं ये किसके कौन सी भाषा के हैं, ये तुर्की भाषा के हैं। तो दोस्तों ये कौन सी भाषा का है पैगंबर शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है दोस्तों, अरबी भाषा का। अब दोस्तों देखो पैगंबर का अर्थ क्या होता है, पैगाम देने वाला। दोस्तों अगर आप हिंदी के इन वाक्यों का अर्थ समझते रहेंगे तो आपको हिंदी बहुत इजी लगेगी। और आपको दोस्तों पता ही है कि यूपी पुलिस में हिंदी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि इसमें आप 37 में से 37 नंबर लेकर आ सकते हैं अगर दोस्तों आप मेहनत करोगे तो, ठीक है दोस्तों। और एक बात दोस्तों, हमारे शौर्य कंपटीशन चैनल पर सुबह को डेली करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो दोस्तों आप करंट अफेयर्स की भी क्लास जरूर करिए। और दोस्तों इस पर जीएस के प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी कराए जाते हैं, तो आप अपने आप को जरूर आके प्रैक्टिस सेट ये जरूर करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। औषधि का, सार का, तत्व का या जीवन का। तो दोस्तों ये जो है देखिए ये किसके अनेकार्थी हैं, जल, पुत्र, प्राण, ये दोस्तों ये जीवन के क्या है, अनेकार्थी शब्द हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। इसमें आपको उपवाक्य पहचानना है। तो दोस्तों संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्रिया उपवाक्य है। तो दोस्तों इसमें क्या है, देखिए संज्ञा उपवाक्य तो है नहीं इसमें, तो इसमें क्या है, विशेषण उपवाक्य है। क्यों है दोस्तों, देखो वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, इस वाक्य में जो कल आया था, ठीक है। आश्रित उपवाक्य जो है वो विशेषण उपवाक्य का ही उदाहरण है। तो जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य करते हैं तो दोस्तों विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। क्या बात बताई मैंने अभी, आश्रित उपवाक्य जो है वो विशेषण की तरह अगर कार्य करते हैं तो विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे प्राय है, जिसमें प्राय लग जाता है, या जो लग जाता है, जैसे इसमें जो लग गया तो इसमें क्या होगा, विशेषण उपवाक्य। जिसमें जितना इत्यादि
शब्दों का प्रयोग होता है वे क्या कहलाते हैं? वे विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? दोस्तों देखिए कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी घ, ऑप्शन बी जय, ऑप्शन डी झ। तो दोस्तों इसमें जो महाप्राण एक होता है अल्पप्राण, एक होता है दोस्तों महाप्राण। तो दोस्तों ये बताने से पहले मैं आपको अल्पप्राण और महाप्राण बता देता हूं। दोस्तों देखिए महाप्राण क्या होता है। महाप्राण जो प्रत्येक वर्ग रहता है हमारा, उसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और दोस्तों कौन सा? चौथा, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। जिसमें महाप्राण जिसमें वायु अधिक मात्रा में लगती है, मतलब बोलने में समय ज्यादा लगता है उसमें। एक दोस्तों होता है हमारा अल्पप्राण। अल्पप्राण का भी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। इसमें अपेक्षा जो हमारा महाप्राण है इससे कम इसमें बोलने में वायु निकलती है। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और दोस्तों पांचवा वर्ग। और इसमें क्या आ जाता है? य, रे, ले, व। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछ रहे हैं महाप्राण नहीं है, तो इसमें दोस्तों हमें महाप्राण नहीं है बताना। तो दोस्तों देखिए कौन सा नहीं है? ये जय वाला नहीं है। बाकी दोस्तों देखो ख दूसरे पर आता है, ठीक है। ख, ग, घ चौथे पर आता है। च, छ, जय, झ, जय भी हमारा चौथे पर आता है। तो ये क्या है? ये हमारे महाप्राण है। तो लेकिन दोस्तों जय क्या है? च, छ, जय। तो दोस्तों ये क्या है? ये हमारा अल्पप्राण है, सभी याद रखेंगे, अल्पप्राण। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्याया प्रत्यय लगाने से बना है? अब दोस्तों प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय भी दोस्तों आपने देखे होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। रवैया से लगा है, या दोस्तों डटैया, खवैया, या दोस्तों बचैया। तो दोस्तों ये जो देखिए इसमें रवैया जो पद है ये दोस्तों ये जो बना है इसमें ये खवैया पद में लगा है। देखो उपसर्ग, देखो दोस्तों एक तो होता है उपसर्ग और एक होता है देखो प्रत्यय। एक तो होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। तो दोस्तों उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग तो दोस्तों वर्ण की मतलब वर्ण के शुरू में आकर वर्ण की क्या सुंदरता बढ़ा देता है शुरू में आकर, और प्रत्यय उसके अंत में लगकर उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। तो दोस्तों अगर हम खाने क्रिया में बात करें, खाने में जब जैसे हम खाना प्लस वैया करेंगे, वैया प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये खवैया, ये हो जाएगा खवैया हमारा दोस्तों। अच्छा ये कैसा प्रत्यय है? ये हमारा कृदंत प्रत्यय है दोस्तों, याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे दोस्तों अगर हम बात करें डांटने की, तो डांटना में अगर हम ए या प्रत्यय लगाएंगे, ए या, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डै, ये दो मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा डटैया। अगर दोस्तों हम ऐसे ही बात करें बचाना प्लस ए या, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बचैया, क्योंकि जो एक मात्रा है ये दो मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। जो दोस्तों जो हमारे ये है इनमें से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। निर्जर, त्रिदश, किंकर या दोस्तों गिरवाण। तो दोस्तों जो हमारा देवता का पर्यायवाची नहीं है वो नहीं है किंकर, ठीक है दोस्तों। बाकी निर्जल, त्रिदश और दोस्तों गिरवाण ये किसके हैं? ये सभी के सभी देवता के पर्यायवाची हैं। अच्छा दोस्तों किंकर किसका पर्यायवाची है? ये किंकर जो है ये सेवक का पर्यायवाची है। किंकर सेवक का पर्यायवाची है, याद रखेंगे सभी, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? जो हमारा साकेत महाकाव्य है उसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, या दोस्तों मैथिली शरण गुप्त, या दोस्तों नागार्जुन। तो दोस्तों इसके जो है ये मैथिली शरण गुप्त इसके रचयिता है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अच्छा इनका उपनाम क्या था इनका? मैथिली शरण गुप्त का उपनाम भी कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों इनका नाम था रसिकेंद्र। क्या था इनका उपनाम? रसिकेंद्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। गौ प्लस चरती की संधि है दोस्तों, इसकी संधि बतानी है आपको। गौश्चरती, गौचरती या गौश्चरती या गोहश्चरती। तो दोस्तों इसकी जो हो जाएगी ये हो जाएगी गौश्चरती, ठीक है दोस्तों। ये कैसे हो जाएगी? जैसे दोस्तों हम ये गौ प्लस चरती करते हैं तो दोस्तों ये हो जाता है गौ, ये स्वयं में बदल जाता है, ये हमारा विसर्ग जो है गौस चरती में बदल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर हम ऐसे ही बात करें विसर्ग क्यों बदल जाता है, क्योंकि यदि विसर्ग के बाद दोस्तों अगर विसर्ग के बाद च और छ हो तो विसर्ग हमें चेंज हो जाता है। तो विसर्ग दोस्तों अधा स में चेंज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ च था ना, तो देखो अधा स में कन्वर्ट हो गया ना दोस्तों ये। तो ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, अगर ट और ठ हो तो दोस्तों क्या हमें चेंज हो जाता है,
पेट से चिरा अधा सै में। दोस्तों अगर तय और थ हो तो दोस्तों वो क्या में कन्वर्ट हो जाता है, वो दोस्तों अधा छोटा सै में, आधे में। दोस्तों जैसे अगर हम बात करें निहि प्लस च, तो दोस्तों इसका हो जाता है निश्चय, इसका संधि विच्छेद हो जाता है निश्चय। निश्चय का क्या हो जाता है निहि प्लस च। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों धनुः, धनुः प्लस टंकार, तो दोस्तों आपने देखा होगा क्या हो जाता है धनुष टंकार, धनुष टंकार हो जाता है दोस्तों। ऐसे अगर दोस्तों हम बात करें निहि प्लस तार, निहि प्लस तार, दोस्तों ये क्या हो जाता है निस तार हो जाता है। इसका क्या हो जाता है निस तार हो जाता है, क्योंकि देखो जो तय था ये अधा सै में कन्वर्ट हो गया हमारा। अभी दोस्तों अगर हम निहि छल, निहि प्लस छल की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाता है निस छल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है दोस्तों बताएंगे? ज्योतिश्वर की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, या किशोरी वाजपेयी की, या चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की? तो दोस्तों ये जो रचना है ये किसके है? अयोध्या सिंह अयोध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक है, और जो इनकी एक रचना और बहुत फेमस है दोस्तों, कौन सी? अधखिला फूल, अधखिला फूल इनकी ही रचना है, अधखिला फूल भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, और दोस्तों ज्योतिश्वर की जो रचना है वो क्या है? वो रत्नाकर नामक गद्य काव्य है, रत्नाकर इनका ही है वो ज्योतिश्वर जी का। ठीक है दोस्तों, अच्छा जो हमारे किशोरी वाजपेयी की कृतियां, किशोरी वाजपेयी जी की जो कृतियां हैं वो एक तो दोस्तों हिंदी शब्द अनुशासन है, एक हिंदी शब्द मीमांसा है, और दोस्तों चंद्र शर्मा गुलेरी की कौन कौन सी है? गुलेरी अपनी कहानी इनकी है, उसने कहा था, ये उसने कहा था के लिए प्रसिद्ध है। किस कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी उसने कहा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध वाक्य छांटिए। दोस्तों शुद्ध है, शुद्ध वाक्य बहुत आते हैं, चलिए देखते हैं। उसने वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। और दोस्तों उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। और दोस्तों उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बहुत ही मनोरम होता था। तो दोस्तों आपने भी देखिए, अब देखिए दोस्तों उस वन में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, प्रातः काल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, प्रातः काल के समय। जब दोस्तों एक बात बताइए, जब प्रातः काल आ गया तो फिर समय नहीं आना चाहिए था। ठीक, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। अब देखिए उस वन में सुबह के समय, मतलब जब दोस्तों सुबह आ गया तो फिर समय नहीं आएगा, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों चौथा, उस वन में सवेरे के समय, वही बात आ गई, देखो सवेरे के साथ क्या हो गया? समय, गलत बात होगी ना। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? दोस्तों देखिए अपवाद में नहीं है, पराजय में नहीं है, या प्रभाव में नहीं है, दोस्तों ओढ़ना में नहीं है। तो दोस्तों उपसर्ग जो नहीं है वो हमारा किस में नहीं है? वो ओढ़ना में हमारे उपसर्ग नहीं है। दोस्तों कैसे? ओढ़ना शब्द में यह क्रिया है, क्योंकि ओढ़ना क्या है? एक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अपवाद में क्या है? अपवाद में क्या उपसर्ग है दोस्तों? अप। अच्छा पराजय में बताएंगे दोस्तों, पराजय में क्या है? परा। और दोस्तों प्रभाव में क्या है? प्र। ठीक है दोस्तों, उपसर्ग है। अभी मैंने पीछे आपको उपसर्ग और प्रत्यय बताए थे, क्या बताया था? उपसर्ग क्या होते हैं? जो वाक्य के शुरू में लगकर वाक्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। और दोस्तों प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे होते हैं जो वर्ण के बाद में लगकर वर्ण की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ वाद था, वाद में अगर अप लगा दिया हमने, वाद में अगर हमने अप लगा दिया क्या हो गया? अपवाद हो गया, इसकी सुंदरता बढ़ा दी ना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन ए किन्नर, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी अंतरी, ऑप्शन डी अपरिग्रह। तो दोस्तों इसमें जो है कौन है बताइए स्त्रीलिंग शब्द? स्त्रीलिंग शब्द दोस्तों देखिए अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है हमारा। कैसे दोस्तों देखेंगे? ये दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं? और अरहर, कौन सा? अरहर दोस्तों, अरहर, अवज्ञा, ये थोड़े कंफ्यूजन वाले रहते हैं दोस्तों। अवज्ञा, चिकित्सा थोड़े कंफ्यूजन वाले। चेचक भी दोस्तों क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। टकसाल, दोस्तों आपने सुना होगा टकसाल भी क्या है हमारा? स्त्रीलिंग। और दोस्तों फरियाद, ऐसे थोड़ी कहते हैं उसने फरियाद करा, ऐसे बोलते हैं उसने फरियाद करी। ठीक है, अरहर का दाल लाओ, ऐसे थोड़ी बोलते हैं अरहर की दाल लाओ, ऐसा बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? जो रत्नावली संग्रह है दोहा, ये किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली, तुलसीदास, बिहारी, या दोस्तों रामानंद के? तो दोस्तों ये जो रचा गया है ये रत्नावली। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंग बताइए दोस्तों, मन गणंत में आप लिंग बताएंगे। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, दोस्तों नपुंसकलिंग है।
तो दोस्तों इसमें कौन सा लिंग है बताएंगे? दोस्तों इसमें मनगढ़ंत में उभयलिंग है। तो दोस्तों क्या है? मनगढ़ंत क्या है? एक ये क्या है? एक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, जो जिस विशेष्य के साथ जुड़कर प्रयुक्त होता है वही लिंग धारण कर लेता है, अतः यह है क्या हो गया? उभयलिंगी हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं हो। जिसके हृदय में दोस्तों ममता नहीं है उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए निर्मम, निर्दय, निर्भय, ये दोस्तों निहृदय। तो दोस्तों इसको जो बोलेंगे हम निर्मम बोलेंगे, जिसके हृदय में ममता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, और जिसके हृदय में दया न हो उसको, जिसके हृदय में दया न हो, जिसके हृदय में दया न हो उसको निर्दय, जिसके हृदय में दया ना हो, दया न हो। ठीक है दोस्तों, और जो डरे नहीं, निर्भय किसे बोलते हैं? जो डरे नहीं, डरे नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? ऑप्शन ए, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूं, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। दोस्तों सुनो सुनो वह गा रही है। या प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं। तो दोस्तों आप बताएंगे इसमें जो विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। तो दोस्तों इसमें किस में नहीं है? ये प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, विराम चिन्ह का उचित प्रयोग इसमें नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसमें प्रिय महाशय के बाद दोस्तों क्या आना था? यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में महाप्राण व्यंजक कौन सा है? अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था महाप्राण और अल्प प्राण। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बताएंगे तय, दय, भय, मैं। दोस्तों मैंने बताया था आपको पीछे भी महाप्राण दूसरे और चौथे वर्ण को। तो ये पूछा है महाप्राण कौन सा व्यंजक है? तो तय तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, तय नहीं होगा। तय, थ, दय तीसरे नंबर पर आ रहा है, ये पहले पर, ये तीसरे पर। ठीक है दोस्तों, पै, फै, बै, भै ये चौथे पर, मैं ये पांचवें पर। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, मतलब भय महाप्राण हो जाएगा। मैंने अल्प प्राण भी आपको बताया था 1, 3, 5 वर्ग में जो आए, और ये, रे और दोस्तों ले, वे मैंने आपको बताए थे। और इसमें महाप्राण में दोस्तों क्या आ जाते हैं? श, शय, ऊष्मक, ऊष्मक वाले भी आ जाते हैं। श, स, स वाले दोस्तों, सॉरी ये नहीं आते इसमें आते हैं स, स वाले। स, श मतलब ऊष्म व्यंजन वाले, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अब दोस्तों अघोष वर्ण बताएंगे आप। मैंने अभी बताया अघोष वर्ण कौन सा होता है। अघोष वर्ण कौन से होते हैं दोस्तों बताएंगे आप। अघोष वर्ण जो होते हैं इसमें प्रथम व द्वितीय वर्ण तथा अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रथम, इसमें दोस्तों प्रथम और द्वितीय, और दोस्तों कौन से? ऊष्म वाले। तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा? पै, क्योंकि पै प्रथम पा रहा है तो क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कंठय वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों कंठय वर्ण कौन सा है आपको? उ, ए, ई। तो दोस्तों आपको बताया होगा कंठ वर्ण में कौन कौन से आते हैं। देखिए दोस्तों कंठ वर्ण में जो मैं आपको सारे बता देता हूँ, कंठ वर्ण में कौन कौन से आते हैं। दोस्तों एक तो ए, आ, और ये अनुस्वार होता है अह, कै, ख, ग, घ, पैया, और दोस्तों एवं है भी इसी में आता है। तो दोस्तों बताइए कंठ्य वर्ण कौन सा हो गया? बताएंगे दोस्तों, तो कौन सा हो गया हमारा? देखो दोस्तों ए हो गया। तो ए वाला ऑप्शन कौन सा है? बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। वैसे भी कचट तप, ठीक है, कचट तप। ठीक है दोस्तों, ये कंठव्य, कंठव्य होता है ये। ठीक है, चै, चै दंतव्य। ठीक है दोस्तों, टे, टे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द कौन सा है दोस्तों? दूध वाला, घुड़सवार, नाक या लंबोदर। तो दोस्तों इसमें जो है ये कौन सा है रूढ़ शब्द? दोस्तों इसमें नाक जो है ये रूढ़ शब्द है। ठीक है, बनावट के आधार पर ये तीन जो शब्द जो होते हैं बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, रूढ़। नंबर 2 कौन से होते हैं दोस्तों? यौगिक, कौन से? यौगिक शब्द। और नंबर 3 होते हैं दोस्तों योग रूढ़। कौन से? योग रूढ़ शब्द होते हैं। अच्छा दोस्तों रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो स्वतंत्र, वे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं। कैसे? जैसे दोस्तों नाक, नाक, कान, ठीक है, कलम, ठीक है दोस्तों, कान, कलम, और दोस्तों आम आदि। अच्छा यौगिक दोस्तों, यौगिक कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे छात्रावास, वे होते हैं जो शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे छात्रावास,
जैसे छात्र व वास, छात्रा छात्रा और वास, जो छात्र के लिए रहने के लिए वास हो छात्रावास। विद्यार्थी, जो विद्या को क्या करता है, ग्रहण करता है, विद्यार्थी। दूध वाला, ठीक है दोस्तों, दूध वाला यौगिक शब्द है। घुड़सवार, जो घोड़े पर सवार हो, वो भी कैसा है, यौगिक शब्द है। अच्छा दोस्तों, योग रूढ़ शब्द देखेंगे अब। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो शब्द दो या दो अधिक खंडों के योग से बनते हैं किंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देते हैं, जैसे पंकज, पंकज, पीतांबर, ठीक है दोस्तों, और चतुर्भुज, ठीक है दोस्तों, चतुर्भुज। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो गया नाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रत्नाकार का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों आपको रत्नाकार का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा। ऑप्शन ए रत्न प्लस आकार, रत्न प्लस आकार, और दोस्तों रत्ना प्लस कर, रति प्लस आकार। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा, रत्न प्लस आकार। और दोस्तों ये कौन सी संधि का हो जाएगा, ये दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी, दीर्घ संधि हो जाएगी ये, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिमान में समास है, प्रतिमान में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है, दोस्तों द्विगु समास है। तो दोस्तों मैं पहले ही सबसे नंबर 1 का क्वेश्चन हमारा समाज का ही था, तो दोस्तों मैं आपको वहां बता चुका हूं। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिक्रमा में उपसर्ग है, आ, पै, पर, परि। इसमें उपसर्ग बताइए। उपसर्ग क्या, मैंने दोस्तों कई बार बता चुका हूं आपको। उपसर्ग क्या होता है, जो वर्ण के शुरू में आकर वर्ण की क्या बढ़ा दें, सुंदरता को बढ़ा दें, तो वे क्या कहलाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। और जो बाद में बढ़ा दें उनका प्रत्यय कहलाते हैं। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, परि, क्योंकि परि और क्रिमा को अलग अलग करेंगे तो परि इसकी सुंदरता को बढ़ा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय मैं आपको बता ही चुका हूं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। भलाई में प्रत्यय है, भलाई में कौन सा प्रत्यय है, अभी बताया था मैंने प्रत्यय जो बाद में लगकर बताएं। तो भलाई में दोस्तों बताइए कौन सा हो जाएगा, भलाई में हो जाएगा आई। कैसे, भला प्लस आई, भलाई, ठीक है दोस्तों। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दांश वाक्य के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उनको प्रत्यय कहलाते हैं वे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम बताना है दोस्तों। आलस्य, आम, आग या आश्रा। दोस्तों तत्सम, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द किसको कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो तत्सम, तत्व प्लस सम मतलब उसके समान, उसके समान का मतलब अंग्रेजी के समान, मतलब सॉरी दोस्तों संस्कृत के समान, ठीक है, मतलब उसके जैसे। तो तत्सम मतलब उसके समान, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा, इसमें आलस्य, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, आलस्य। संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम हिंदी के मूल रूप ज्यों का त्यों में ही प्रयोग करते हैं तत्सम कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। आलस्य, उज्ज्वल, कर्पूर, अग्नि, वायु इत्यादि, ये सब क्या है, हमारे तत्सम शब्द हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। अब पहले तत्सम था, अब दोस्तों क्या आ गया, तद्भव आ गया। तो अब तद्भव की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, तद्भव वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत शब्दों से विपरीत होकर बने शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे छत, उजला, कपूर, आग, वहां क्या था, तत्सम में कर्पूर, अग्नि। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा छत। तो ये छत कैसा है, हमारा तद्भव शब्द है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द देशज है। अब दोस्तों देशज बताएंगे आप, देशज किसको कहते हैं, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, वे शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, खिड़की, खिचड़ी, खिड़की, खिचड़ी, ठीक है दोस्तों, खिचड़ी, लोटा, ठीक है, ठेठ, ठेठ, पगड़ी इत्यादि शब्द, ठीक है दोस्तों, इत्यादि। अब देखते हैं दोस्तों देशज शब्द कौन से हैं। ऑप्शन ए आग, बच्चा, खिड़की, फूल। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा खिड़की, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। अब दोस्तों विदेशी शब्द क्या होते हैं, ये अन्य देश की भाषा, जो हमारे विदेशी शब्द है अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अमीर, ठीक है दोस्तों, ऑर्डर, लालटेन, लालटेन, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हो गया, और दोस्तों अलमारी हो गई, ये हमने विदेश से है। तो दोस्तों इसमें बताएंगे उष्ट्र है, अमीर है, प्रिय है, भक्त है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा हमारा अमीर, जैसे हम पहले भी बता चुका हूं, इसमें अमीर इसका विदेशी शब्द हो जाएगा इसमें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में संज्ञा शब्द है। अब दोस्तों आप हमें संज्ञा शब्द बताएंगे, संज्ञा शब्द निम्न में से कौन सा है। गंगा है, पुराना है, नीला है या दोस्तों मोटा है। तो दोस्तों इसमें जो है गंगा शब्द क्या है, हमारे
संज्ञा है। ठीक दोस्तों। दोस्तों अब संज्ञा किसे कहते हैं? अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या दोस्तों भाव आदि के नाम को ही क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब दोस्तों संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं दोस्तों। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर दोस्तों मैं आपको लिखकर बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, तो आप ऐसे ही मैं आपको बताता रहूंगा और एग्जाम्पल लिखता रहूंगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो दृश्य है, जो मतलब दिखती हो और एक वचन हो और दुनिया में अकेली हो। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दृश्य प्लस एक वचन, ठीक है दोस्तों, प्लस क्या दोस्तों दुनिया में अकेली। जो हमारी जो दोस्तों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये दुनिया में बिल्कुल अकेली और एक वचन रहती है। जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, जैसे दोस्तों राम, गंगा, पटना। अब दोस्तों आप कहेंगे राम तो दोस्तों बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन वो दोस्तों राम तो वो है तो अकेला ही, उसके जैसा राम ढूंढ कर बताओ ढूंढकर हमें बिल्कुल हूबहू। अब दोस्तों देखिए दोस्तों नंबर 1 थी। नंबर 2 क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा दोस्तों जातिवाचक क्या है? दृश्य। यह क्या होती है? दृश्य प्लस जिसके जैसे और हो। इसमें क्या है? जिसके जैसे दोस्तों, जिसके जैसे और प्लस दोस्तों ये क्या रहती है? ये रहती है हमारी बहुवचन। ठीक है दोस्तों। जैसे नदी, इसका क्या हो जाएगा? जैसे दोस्तों नदी हमारे क्या हो जाएगा? नदी, पर्वत, ठीक है दोस्तों, नदी, पर्वत, देश, महासागर और दोस्तों आदि। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 पर कौन सी आती है हमारी? नंबर 3 पर आती है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या होती है दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा जिसकी गिनती न हो सके दोस्तों, जिसकी गिनती न हो सके। जैसे टीम, वर्ग, नहीं दोस्तों सॉरी, टीम नहीं, ये तो दोस्तों वो हो जाएगी समूहवाचक। इसमें दोस्तों आ जाएगा सोना, चांदी, तेल, पानी और दोस्तों घी। ठीक है। और नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। नंबर 4 कौन सी संज्ञा है हमारी? नंबर 4 है हमारी कौन सी? समूहवाचक क्या होती है? जिसकी गिनती हो सके। ठीक है दोस्तों, जिसकी गिनती हो सके। जैसे टीम, वर्ग, जैसे तो कोई वर्ग है, वर्ग में कितने सदस्य हैं? आयोग, पुलिस, सेना, ठीक है, इन सबकी क्या हो सकती है? गिनती। दोस्तों 5वें नंबर की आती है हमारी भाववाचक संज्ञा। दोस्तों भाववाचक संज्ञा आप इसको कभी भी नहीं भूल सकते। सब कुछ भूल जाएंगे, आप खुद को भी भूल जाएंगे, लेकिन भाववाचक संज्ञा नहीं भूलेंगे। हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे। देखो दोस्तों भाववाचक संज्ञा क्या होती है? एक तो अदृश्य, ये दिखाई नहीं देती, प्लस एक वचन होगी। ये क्या होगी? एक वचन, प्लस जिसे प्लेट में परोसा न जा सके। ठीक है दोस्तों, जिसे प्लेट में परोसा न जा सके। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मिठास, जैसे एग्जाम्पल मिठास। ठीक है दोस्तों, मिठास को आप प्लेट में रख के दिखा दो, हमें नहीं रख सकते। जैसे बुढ़ापा, ठीक है दोस्तों, बुढ़ापा और क्या? न्यारित्व। ठीक है दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा? भोलापन, दया, गुस्सा भी दोस्तों इसमें आ जाएगा, गुस्सा। अब क्या होगा दोस्तों? आप क्या होगा? गुस्सा कि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा दोस्तों, लेकिन गुस्सा प्लेट में रख के दिखाओ हमें तुम। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही हिंदी, जीएस, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।